दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है मुगल काल या मुगल कालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके प्रथम भाग में हम बाबर, हुमायूं तथा कालक्रम में आने वाले सूरवंश और इसके शासक शेर शाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक। दोस्तों बाबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ने से पहले आइए बाबर के बारे में जान लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर और उसके बाद के मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे। उनके नाम हैं हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान 1519 में यूसुफ जई जाति के विरुद्ध था और इस अभियान में भारत ने बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया था। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। दोस्तों बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई और खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। और बाबर के बारे में जान लीजिए कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। दोस्तों बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। तो आइए अब बाबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? तो उत्तर है पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां से। फरवरी 1483 में फरगना के एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। वो पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। अगला प्रश्न है मुगल बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो सही उत्तर है मुगल बादशाहों में बाबर को कलंदर कहा जाता है। कलंदर क्यों कहा जाता है तो आप जान लीजिए कि जो बाबर था 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने हुमायूं और अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि और जागीरें प्रदान की थी। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा मुगल बादशाहों में बाबर को कलंदर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, भारत में सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था और ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। बाबर के तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रथम कारण उसका विशाल तोपखाना था। तो याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 सितंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो ये जगह था काबुल। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो सही उत्तर है तुर्की में। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में हुई थी। खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो याद रखिएगा, बाबर की बहन थी खानजादा बेगम। बाबर की माता कौन थी? तो कुतलुग निगार खानम। दोस्तों, बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो सही उत्तर है राणा सांगा को। देखिए, राणा सांगा को दोस्तों बाबर ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो 1527 के खानवा युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को। देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो ये था खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो सही उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न युद्धों को तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध है। तो पानीपत का युद्ध दोस्तों, देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब? 1526 में हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में आप जानते हैं। इसके बाद घाघरा का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया था और देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। तो सही क्रम हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी और उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल शासन के नाम से चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो उत्तर है बाबर का। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 में वो फरगना के सिंहासन पर बैठा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्धों का सुमेलन करना है। इसमें आप देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप जानते हैं 1526 में हुआ था, एक का तीसरा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1556 में। और घाघरा का युद्ध आपका हुआ था
देखिए 1529 में, और खानवा का युद्ध ये 1527 में हुआ था। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न मिलान करना है दोस्तों युद्धों का। पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप जानते हैं 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। तो सही क्रम हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 ये आपका सही मिलान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बाबर को सर्वप्रथम कहाँ पर दफनाया गया था? तो याद रखिएगा आगरा में दफनाया गया था बाबर को सबसे पहले, आराम बाग में, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वो भूभाग कहाँ तक फैला था? तो सही उत्तर है वो भूभाग दोस्तों दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से लोदी वंश की रीढ़ टूट गई, और उसके नियंत्रण में, बाबर के नियंत्रण में दिल्ली और आगरा तक का विशाल भूभाग आ गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने मुगल वंश के बीच में, देखिए हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने कई वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उत्तर भारत पर। तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो ये था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में दोस्तों देखिए शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय दोस्तों। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बादशाह की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों पहला मुगल शासक बाबर था। याद रखिएगा बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। और देखिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद 27 अप्रैल 1526 को इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी और मसनवी साहित्यिक कृतियाँ किसकी हैं? तो ये बाबर की हैं। और देखिए तुझके बाबरी या फिर बाबरनामा का लेखक कौन था? तो ये बाबर था जिसने तुर्की भाषा में तुझके बाबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वाक्यात-ए बाबरी क्या है? तो सही उत्तर है वाक्यात-ए बाबरी बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। अब आइए दोस्तों बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 रहा, और नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा, और गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां प्रांत का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश में हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। इसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जगह दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया था। 1533 ईस्वी याद रखिएगा हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। और एक महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध, जो कि 25 जून 1539 को हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा, और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, और शेरशाह ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। और निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था, और कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली का गद्दी हथियाया।
हुमायूं द्वारा जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए हैं उसमें देवरा का युद्ध, चौसा युद्ध, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध है। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में पुस्तकालय, जिसका नाम शेर मंडल था, वहां की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इतिहासकार लेनपूल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। आइए हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी? तो ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार कहा था। किसके साथ चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं ने अपने शासनकाल में विभिन्न युद्धों में भाग लिया, जिनमें क्रम से देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध और सरहिंद शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है किसी इतिहासकार का कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये किसका कथन है? तो ये कथन स्टैनले लेनपूल का है दोस्तों। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन स्टैनले लेनपूल का है। अगला प्रश्न है, हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक कौन था? तो ये था शाह तहमास्प वन। देखिए दोस्तों 1543 में हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान के शाह तहमास्प एक, जो कि साफाविद वंश का दूसरा शासक था, इसने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया था और शाह तहमास्प शिया मत का था। शाह तहमास्प और हुमायूं में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया और इस सहायता के लिए हुमायूं ने शाह को कंधार प्रदान करने और उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया था। एक प्रश्न आता है कि मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों हुमायूं ने मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच निर्णायक युद्ध था। हुमायूं इसमें पराजित हुआ और वहां से भागकर आगरा गया, फिर वहां से लाहौर चला गया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके मुगलों से उत्तर भारत की सत्ता छीन ली थी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो ये महत्वपूर्ण है, हुमायूं। दोस्तों हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था और 1555 में इसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था और इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार भाइयों में साम्राज्य को बंटवारा किया था। दोस्तों देखिए हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया था और सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगान यानी सूर वंश के सत्ता का अंत हो गया और मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हुई और 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया हुमायूं ने और दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की या उसकी सत्ता पर बैठा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुगल शासक हुमायूं 2 बार गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी और इन्हीं से अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा आज जानते हैं दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार किया था, किसको हराकर? तो सही उत्तर है दोस्तों, हुमायूं ने दिल्ली पर अफगान शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित करके दिल्ली पर फिर से अधिकार किया था। अब आइए दोस्तों, कालक्रम की दृष्टि से
शेरशाह के बारे में जान लेते हैं और बाद में इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। शेरशाह का समय काल या जो शासनकाल रहा 1540 से 1545 ईस्वी तक था। दोस्तों, शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान वंश का शासक था। याद रखिएगा, शेरशाह दोस्तों सूर साम्राज्य का संस्थापक और अफगान वंश का था। उसका जन्म 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था और ये सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे और फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और कालिंजर युद्ध जीतने के क्रम में शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हो गई थी और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। दोस्तों, उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। देखिए, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है और रोहतासगढ़ किला एक कोहना जो कि दिल्ली में है, ये मस्जिदों का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया गया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था और शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूलती थी। एक महत्वपूर्ण प्रणाली देखिए, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी और आप देख लीजिए कि शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। इसके अलावा डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने करवाया था। आइए अब जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। शेरशाह सूरी किसके लिए जाना जाता है? तो नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं शताब्दी तक प्रयोग होता रहा, इन सब के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नागरिक प्रशासन का शुरुआत और पहला रुपया जारी करने के लिए जो कि 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, इसको जारी करने के लिए शेरशाह सूरी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्र करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, ये कर एकत्र या कृषकों से राजस्व एकत्र करने की 2 प्रणालियों में से एक थी जो मूल रूप से शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी और शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्यतया रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था और इस कार्य में शेरशाह को पूर्ण सफलता नहीं मिली थी और जागीरदारी प्रथा भी चलती रही थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो ये विभाग दीवान ए वजारत था। देखिए दोस्तों, दीवान ए वजारत जो था ये जो है राज्य की आय और व्यय की देखभाल करने वाला जो है शासक होता था। अगला प्रश्न है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आप जानते हैं ये सासाराम बिहार में है। भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत और पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने। और देखिए, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, शेरशाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और शेरशाह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उसने अपनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर किया। उसमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं किया था। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चौधरी और मुकद्दम नामक स्थानीय मुखिया करते थे।
इतिहासकार कानूनगो ने इसके बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। और देखिए, शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और परती भूमि दोनों की नाप करवाई और ये कार्य उसने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए जाना जाता है या सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधारों के लिए दोस्तों शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसे सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? तो ये तथ्य है कि शेरशाह सूरी ने। दोस्तों, शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया और शेरशाह के चांदी के सिक्के, जिसका नाम रुपया था, उसका तोल 178 ग्रेन होता था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना अष्टकोणी है। देखिए, अष्टकोणी मकबरा है शेरशाह की सर्वश्रेष्ठ कृति, सासाराम बिहार में निर्मित कराया गया, उसका स्वयं का मकबरा है और इस मकबरे की योजना अष्टकोणी है। ये मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू प्रतीत होता है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है और ये मकबरा झील के बीच में एक चबूतरे पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, शाह ए आजम या सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने। और शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे। उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, जो किसमें शामिल होता था? तो ये कबूलियत और पट्टा व्यवस्था में शामिल होता था। अगला है, ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? तो याद रखिएगा, ब्रह्मजीत गौड़ दोस्तों शेरशाह का सेनापति था। शेरशाह की सेवा में ये एक हिंदू सेनापति था। शेरशाह ने सिखदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीर बंगला और अमीर बंगाल को नियुक्त किया था और सबसे पहले अमीर बंगला का पद काजी फजीलत नाम के व्यक्ति को प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, ब्रह्मजीत गौड़ जो है ये शेरशाह का सेनापति था। अगला प्रश्न है, पटना नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, पटना नगर की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। दोस्तों, शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई और उसके बाद उसका पुत्र जलाल खान ने इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान की गद्दी जो है धारण की। उसने अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया और इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान का तो क्या, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? तो शेरशाह ने स्वयं ही अपने मकबरे का निर्माण बहुत पहले ही करवा दिया था सासाराम में। और ये जो सासाराम में शानदार मकबरा है, ये तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार और गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है और हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शेरशाह के विषय में सत्य क्या है? तो देखिए, उसने भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित की। उसने भूमि की पैमाइश कराई और दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये सभी कथन शेरशाह के विषय में सही हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, शेरशाह सूरी कहाँ उपज का केवल चौथा अंश यानी चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि ये मुल्तान में दोस्तों शेरशाह सूरी उपज का केवल चौथा भाग भूमि कर के रूप में लेता था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेरशाह का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और देखिए, भूमि की 3 श्रेणी थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। यहाँ औसत उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया गया, लेकिन मुल्तान से उपज का केवल 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। दोस्तों, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। ये कबूलियत, पट्टा और सरदिस में शामिल होता था। और याद रखिएगा, कबूलियत का अर्थ होता था राजस्व अदा करने के लिए दिया गया लिखित वचन, पट्टे की प्रतिलिपि। और
पट्टे का तात्पर्य था राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी द्वारा राजस्व देने वाले को दिया गया दस्तावेज। तो पट्टा और कबूलियत प्रथा शेरशाह के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को देखा। इसमें हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर, हुमायूं और कालक्रम की दृष्टि से सूर्यवंश के शासक शेरशाह और उसकी नीतियों और कार्यों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।